हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। उसमें देखा था कि कब अल्काइल कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है, कौन से रिएजेंट लेने पर और कहां पर नहीं होता है। उसके सारे ड्रॉबैक्स हम लोगों ने देखा था और उस रिएक्शन को अच्छी तरह से हमने एनालाइज किया था, कुछ क्वेश्चन देखे थे। नेक्स्ट रिएक्शन इज असाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज असाइलेशन रिएक्शन। असाइलेशन रिएक्शन में क्या होगा, अल्काइलेशन में R प्लस आया था, तो असाइलेशन रिएक्शन में क्या आएगा, RC डबल बॉन्ड O प्लस। क्या आएगा, RC डबल बॉन्ड O प्लस। अब बेंजीन रिंग के ऊपर इसका अटैक होगा RC डबल बॉन्ड O प्लस का। जैसे अगर देखा जाए तो होगा क्या, जैसे आपने बेंजीन लिया और इस बेंजीन पे RC डबल बॉन्ड O प्लस जाके अटैक किया तो क्या बन जाएगा, यहां पर R था तो R आया था, अब यहां पर RC डबल बॉन्ड O प्लस है तो ये प्लस आके जुड़ेगा, क्या बन जाएगा यहां पर प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O R। ये कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, कार्बोनिल कंपाउंड। अगर ये H रहा तो बेंजल्डिहाइड और अगर कार्बन रहा तो कीटोन बना। क्या बन गया, कीटोन। तो सबसे पहले बात ये आती है कि RC डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन कैसे किया जाए। RC डबल बॉन्ड O प्लस असाइलेनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे किया जाए। तो लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड O प्लस। फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड O प्लस। तो इसके लिए दो तरीका है। फर्स्ट तरीका तो यह है कि आप ले लो RC डबल बॉन्ड OCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, वही एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या करेगा, AlCl3 और यहां पर RC डबल बॉन्ड OCl, Cl के पास लोन पेयर है, Al के वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा, Cl पे प्लस चार्ज डेवलप होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और यहां पर प्लस चार्ज आ गया, प्लस AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस, RC डबल बॉन्ड O प्लस प्लस AlCl4 माइनस का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो यहां पर प्लस चार्ज और ऑक्सीजन का लोन पेयर चूंकि एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो एडजेसेंट पोजीशन पे है तो यहां पर प्लस चार्ज लोन पेयर एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो मैंने बताया था रेजोनेंस का 6th कंडीशन या फिर उसको बैक बॉन्डिंग के नाम से, यहां पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। मतलब दिस प्लस चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये प्लस चार्ज क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। तो यहां पर कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबलाइज प्लस चार्ज है। दूसरी चीज अगर बात की जाए तो यहां पर प्लस चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज है और मैंने अल्काइलेशन रिएक्शन में, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में यह बताया था कि अल्काइल कार्बोकैटायन जो होता है स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, इसलिए डीएक्टिवेटेड रिंग पर उसका अटैक नहीं होगा। अब अल्काइल कार्बोकैटायन से ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहां पर बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो उससे ज्यादा स्टेबल जब है तो ये तो और नहीं अटैक करना चाहेगा। क्यों, क्योंकि ये वो और भी वीक इलेक्ट्रोफाइल हो गया। चूंकि ये प्लस चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो गया, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम रखेगा बाहर से, क्योंकि इसको घर से ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो जब बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम रखेगा तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेगा, और वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो ये भी डीएक्टिवेटेड रिंग पर अटैक नहीं करेगा। दूसरी चीज, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का एक ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक क्या था कि जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था तो यहां पर अल्काइल ग्रुप R आ रहा था, R का प्लस आई तो ये ज्यादा एक्टिवेटेड हो जा रहा था, तो फर्दर अटैक प्रोडक्ट पे हो रहा था। तो मोनो अल्काइलेशन नहीं, पोली अल्काइलेशन हो रहा था। यहां पर भी वो प्रॉब्लम खत्म हो गया। अगर असाइलेशन की बात किया जाए तो RC डबल बॉन्ड O R ये
पोलर पाई बॉन्ड है और पोलर पाई बॉन्ड का कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट है तो अपन ये बोलेंगे कि प्रोडक्ट इज डीएक्टिवेटेड कंपेयर टू रिएक्टेंट, सो फर्दर अटैक ऑन प्रोडक्ट डज नॉट टेक्स प्लेस। तो कहां होगा, रिएक्टेंट पे अटैक होगा, तो मोनोअसाइलेशन होगा। क्या होगा, मोनोअसाइलेशन। दो चीज यहां पर हमको देखने को मिला, एक कि पॉली अल्काइलेशन वाला केस यहां पर नहीं है, यहां पर मोनोअसाइलेशन होगा क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो डीएक्टिवेटेड है देन रिएक्टेंट। और दूसरी चीज, यहां पर बनने वाला असाइलेनियम आयन पॉजिटिव चार्ज जो है स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, सो रीअरेंजमेंट डज नॉट टेक्स प्लेस। दूसरा जो तरीका है एनहाइड्राइड से, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, एनहाइड्राइड ले लिया और साथ में AlCl3 लिया, वही एनहाइड्रस AlCl3। तो देखो यहां पर आर सी डबल बॉन्ड ओ को छोड़कर Cl यहां चला गया, तो यहां भी आर सी डबल बॉन्ड ओ को छोड़कर ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ओ के पास लोन पेयर है एल्युमिनियम के, वैकेंट ऑर्बिटल पे जाकर अटैक करेगा, ओ पे प्लस चार्ज, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस प्लस, यहां पर प्लस आ गया, यहां माइनस आ गया, और ये माइनस इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चला गया। तो देखो इसको लिख रहा हूं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इस ओ पे माइनस आया था, यहां पर AlCl3 था, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, यहां पर क्या आ गया, माइनस चार्ज। जैसे AlCl4 था उसी तरह से AlCl3, और इसको Cl जैसा समझ लो, एक अनायन है, तो ये बन गया। तो यहां पर असाइलेनियम आयन जो बनेगा दो तरह से बनेगा, एक एसिड हैलाइड से और दूसरा एनहाइड्राइड से। ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। और ये क्या है, एसिड हैलाइड। तो यहां पर जो दो पॉइंट्स आ रहे हैं उसको पहले नोट कर लेते हैं। इन एसाइलेशन रिएक्शन in acylation reaction product is less reactive than reactant due to deactivating nature. RC double bond O. So monoacylation takes place. क्या होता है, मोनोअसाइलेशन होता है। दूसरा पॉइंट, सिंस असाइलेनियम आयन is रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, एसाइलेनियम आयन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, सो रीअरेंजमेंट does not take place. रीअरेंजमेंट नहीं होगा, एक केस में रीअरेंजमेंट होगा, उसको मैं बताऊंगा। एंड थर्ड पॉइंट,
चूंकि ये असाइलिनियम आयन जो है बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि प्लस चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है। प्लस चार्ज जब स्टेबलाइज है तो इसको इलेक्ट्रॉन बाहर से नहीं चाहिए, खुद ही में स्टेबल है, तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल हो गया, तो डीएक्टिवेटेड रिंग पर ये भी अटैक नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस एसाइलिनियम आयन is a weak electrophile, so it does not attacks on deactivated ring. तो ये डीएक्टिवेटेड रिंग पे अटैक नहीं करेगा। आप इसे नोट करें, नोट करने के बाद कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। नोट करिए बेटा। बच्चों अभी आपने पढ़ा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब देखो एक चीज मैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में पढ़ाया था कि एनिलीन नहीं देता है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन डायरेक्टली। क्यों? एडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या एनिलीन पे फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन होगा ही नहीं? होगा, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट होगा। पहले असाइलेशन करा लो और फिर अल्काइलेशन करा दो तो हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, एनिलीन does not give Friedel-Crafts alkylation reaction directly to make possible it possible at first acylation and then alkylation aniline did not give Friedel-Crafts alkylation reaction directly. To make it possible, first of all acylation should be takes place and then alkylation is possible. To make it possible, first of all, इसको चेंज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल acylation of aniline is carried पहले हमें क्या करना होगा, इसका एसाइलेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद अल्काइलेशन ये दे सकता है। कैसे समझना, जैसे मान लो कि यहां पर हमने एनिलीन ले लिया बेटा और यहां पर CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लिया, तो ये क्या करता था, डायरेक्टली इस पे अटैक करके और एडक्ट का फॉर्मेशन करा देता था। तो रिएक्शन ही नहीं होता था, क्यों? एडक्ट बन गया। तो अब क्या करो, पहले एनिलीन का एसाइलेशन कराओ। आपने मान लो कि CH3C डबल बॉन्ड OCl लिया, यहां पर NH2 है, तो NH2 है, तो अब ये लोन पेयर जाके पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, तो Cl माइनस यहां से बाहर निकलेगा, तो यहां से Cl और यहां से H मिलके HCl बाहर निकल गया। क्या बन गया होगा,
NH डबल बॉन्ड OCH3। क्या निकल रहा है? HCl। मैंने भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि अगर इसका एसाइलेशन कराना है तो इस लोन पेयर को बेसिसिटी कम करनी पड़ेगी, नहीं तो ये खुद जाके लेविस एसिड पे अटैक कर जा रहा था, पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक कर जा रहा था। अब देखो लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है। जब रेजोनेंस दोनों तरफ कर रहा है तो इसकी बेसिसिटी कम हो गई। अब इसका आराम से CH3Cl AlCl3 के साथ रिएक्शन करा दो। अब ये AlCl3 के पास नहीं आ पाएगा। क्यों? इसकी बेसिसिटी कम हो गई लोन पेयर की। क्यों? इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस। तो अब यहां से Cl माइनस कौन लेगा? AlCl3। तो यहां पर CH3 प्लस बना। चूंकि यहां पर बहुत बड़ा ग्रुप आ गया है, इसलिए CH3 प्लस यहां नहीं आ पाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस, लोन पेयर है, प्लस M ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ये कहां जाएगा? पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पे नहीं। क्यों? क्योंकि CH3 प्लस आएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां पे क्राउडिंग मिलेगा। ऑर्थो पैरा है तो ऑर्थो पे तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, इसलिए कहां आएगा? पैरा पे आएगा। सर हमें तो यहां NH2 चाहिए था, तो हाइड्रोलाइसिस करा लो। हाइड्रोलाइसिस में पोलर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। N की N ज्यादा है कि C की? आप बोलोगे N की। N पे माइनस और C पे प्लस। हाइड्रोलाइसिस में पोलर बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो यहां माइनस, यहां पर प्लस, N और C के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहां माइनस, माइनस को H प्लस मिलेगा, प्लस को OH माइनस मिलेगा। क्या बन जाएगा? यहां पर NH2, यहां पर CH3 प्लस CH3COH। तो एनिलीन का अगर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराना है तो उससे पहले एसाइलेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद अल्काइलेशन इसका पॉसिबल होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। इसे नोट करने के बाद अदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग देखते हैं। नोट करिए बेटा। हाँ बच्चों, तो अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। हमने यहां बेंजीन लिया, और इस बेंजीन का रिएक्शन हमने कराया। सबसे पहले CH3 Cl in the presence of anhydrous AlCl3। उसके बाद इस बेंजीन का रिएक्शन कराया गया CH3C डबल बॉन्ड OCl in the presence of anhydrous AlCl3। And fourth reaction, सबसे पहले इस रिएक्शन के पास आते हैं। RCl AlCl3, सर कौन सा रिएक्शन होगा? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो यहां से Cl निकला प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज जाके बेंजीन पे अटैक किया, क्या बन जाएगा? टोल्यूइन। क्या बन गया? टोल्यूइन। यहां पर क्या होगा? एनहाइड्रस AlCl3 है, Cl माइनस बाहर निकला, ये प्लस चार्ज जाके इस पे अटैक किया। ये दिस इज एसाइलेशन रिएक्शन। यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया।
ये कंपाउंड का नाम है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 है, ये बाहर निकलेगा, मैं बताया था RC डबल बॉन्डों को छोड़कर बाकी को बाहर निकाल दो, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज आके इस पे अटैक करेगा, फिर से क्या बन गया, एसिटोफिनोन। फिर से एक एसिटोफिनोन बन गया। ये रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना, मैंने बताया था एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, लेकिन यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, यहां पर रीअरेंजमेंट होगा। कैसे होगा, पहले इस चीज को यहां समझते हैं। क्या है, CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये निकला यहां से, क्या बन गया होगा, AlCl4 माइनस प्लस CH3 C CH3, यहां पर CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और यहां पर प्लस चार्ज। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है क्योंकि उससे भी ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा जब अगर 9 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे कार्बोकैटायन के पास। तो इधर बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां माइनस माइनस प्लस मिलकर न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या बना होगा, CH3 C CH3 CH3 और यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड यहां से टूटा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये एसिड हैलाइड है, लेकिन यहां पर रीअरेंजमेंट हो जाने के कारण अल्काइल कार्बोकैटायन बनता है और ये अल्काइल कार्बोकैटायन जाके इस पे अटैक करता है, तो क्या बन जाएगा, कौन सा अल्काइल कार्बोकैटायन बना था, आप बोलोगे C टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ये इस पे जाके अटैक कर जाएगा। साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड मिला है तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, यहां से H निकला है, यहां से H निकला है, यहां से Cl निकला है, तो HCl प्लस AlCl3। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, Cl AlCl4 माइनस जो बन रहा है ना, Cl माइनस को निकालकर AlCl4 माइनस, तो यहां से जब आएगा CH3 प्लस तो H निकलेगा H प्लस, तो H प्लस और Cl माइनस मिलकर HCl भी बन जाएगा और AlCl3 एज इट इज। फिर से समझो, AlCl4 माइनस बना, ये AlCl4 माइनस बना, जब CH3 प्लस जाएगा तो H प्लस निकलेगा। AlCl4 माइनस में क्या है, AlCl3 और Cl माइनस, Cl माइनस और ये निकलने वाला H प्लस मिलके HCl बना लिया और ये AlCl3। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये जो कंपाउंड है यहां पर एसाइलेशन होना चाहिए था, लेकिन 9 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर आ रहा है, स्टेबल है कार्बोकैटायन, तो ये क्या करेगा, ये फिर से रीअरेंज होगा और टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बनेगा जो जाके अटैक करेगा कहां पर, बेंजीन रिंग पर। तो ये था फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल, आप इसे नोट करें बेटा। यहां पर अगर R है तो R आएगा, H है तो H आएगा, CH3 है CH3 आएगा, नोट करिए। हाँ बच्चों, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में नेक्स्ट रिएक्शन होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रेशन। थर्ड रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नाइट्रेशन। देखो एल्केन में भी नाइट्रेशन पढ़ा था, लेकिन एल्केन में क्या हो रहा था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वहां पर NO2 रेडिकल आया था। यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहां पर NO2 प्लस चाहिए। क्या चाहिए, तो इसमें अटैकिंग स्पीसीज क्या होगा, NO2 प्लस चार्ज। तो रिएक्शन कैसे होगा, आपने एरोमेटिक रिंग ले लिया प्लस NO2 प्लस, तो NO2 प्लस आएगा, H प्लस यहां से जाएगा, H प्लस यहां से जाएगा, क्या बन जाएगा यहां पर,
NO2 नाइट्रोबेंजीन क्या बना? नाइट्रोबेंजीन बनेगा। अब देखो यहां पर ये नाइट्रोबेंजीन बना है, NO2 प्लस का फॉर्मेशन होना है। सर NO2 प्लस कहीं से आप लेके आओ तब ये रिएक्शन होगा। तो हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ NO2 प्लस। NO2 प्लस का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो फर्स्ट बाय नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? H2SO4 प्लस HNO3। अब देखो इसमें होगा क्या? H2SO4 एंड HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, अब देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है? आप बोलोगे सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या देगा? H प्लस देगा। तो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके रेस्पेक्ट में ये कैसा बिहेव करेगा? दो एसिड रखे गए हैं, एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड बिहेव्स एज एसिड एंड वीकर एसिड बिहेव्स एज बेस। तो ये जब एसिड जैसा बिहेव कर रहा है तो उसके सामने ये वीक एसिड कैसा बिहेव करेगा? बेस के जैसा। तो ये एसिड जैसा यहां पर बिहेव किया और ये यहां पर बेस के जैसा बिहेव किया। अब देखो बेस है तो ये H प्लस खाएगा, ये एसिड है तो H प्लस लेगा। जैसे ही H प्लस इसने लिया क्या बन गया होगा? ये तो यहां से निकल गया, इस पे माइनस चार्ज आ गया, HSO4 माइनस। तो ये तो HSO4 माइनस होगा। साथ में ये क्या बन जाएगा? N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और इसने एक H और ले लिया तो H2O प्लस। अच्छा लिविंग ग्रुप पता ही है, बाहर निकलेगा। क्या बन जाएगा? यहां से H2O निकाल दो तो NO2 प्लस। तो एक तो ये तरीका है NO2 प्लस बनाने का, ठीक है। NO2 प्लस यहां से बन गया। इसमें नाइट्रिक एसिड कैसा बिहेव करता है? बेस के जैसा। और सल्फ्यूरिक एसिड कैसा बिहेव करता है? एसिड के जैसा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब हम बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर H2SO4 और HNO3 लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड इसमें से क्या है? एसिड बेस। तो आंसर क्या होगा? बेस है। ऐसा नहीं कि सर नाइट्रिक एसिड नाम ही में है, एसिड है तो ये तो एसिड ही होगा। दो एसिड रखे हुए हैं ना बेटा, एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड एसिड जैसा बिहेव करेगा और HNO3 वीक एसिड यहां पर बेस जैसा बिहेव करेगा। इस पॉइंट को मैं लिख भी दे रहा हूं, यहां पर नोट कर दे रहा हूं। इन नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 प्लस H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 बिहेव्स एज बेस। कैसा बिहेव करेगा? बेस के जैसा। पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब दूसरी पॉइंट, और H2SO4 कैसा बिहेव करेगा? बेस। एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एज एसिड। ये कैसा बिहेव करेगा? एसिड के जैसा। जब दूसरा जो तरीका होता है NO2 प्लस बनाने का, सेकेंड, बाय कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड HNO3 है, ये भी NO2 प्लस का फॉर्मेशन कराएगा। चूंकि बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेटेड है, तो इसमें ऑटो एसिड बेस रिएक्शन होगा।
कौन सा रिएक्शन? ऑटो एसिड बेस रिएक्शन। मतलब एक HNO3 इसमें से एसिड जैसा बिहेव कर गया और एक बेस के जैसा बिहेव कर गया। जो एसिड के जैसा बिहेव किया H प्लस लिया, जो बेस के जैसा बिहेव किया वो H प्लस लिया। तो ये O का लोन पेयर एक H प्लस लेगा तो H2O प्लस ये भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? HO, यहां पर H एक और आ गया, प्लस चार्ज आ गया, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। H2O प्लस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल गया यहां से H2O, क्या बन जाएगा? NO2 प्लस। तो ये दो तरीका है जहां से आप NO2 प्लस बना सकते हो। और जब ये रिएक्शन होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। कहने का मतलब ये है कि बेंजीन प्लस H2SO4 प्लस HNO3 गिव्स नाइट्रोबेंजीन। इसमें अटैकिंग स्पीसीज क्या होता है? NO2 प्लस। अटैकिंग स्पीसीज क्या होता है? NO2 प्लस। बस इतनी सी बात है। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। नोट करें। हाँ बच्चों, अभी आपने देखा नाइट्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हम लोग रिएक्शन देखेंगे दैट इज हैलोजिनेशन रिएक्शन। देखो, आप एरोमेटिक कंपाउंड पे करा रहे हो हैलोजिनेशन, और एरोमेटिक कंपाउंड पे ESR होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा हेलोनियम आयन, X पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो होगा क्या कि सर जैसे हमने यहां पर एरोमेटिक रिंग ले लिया, बेंजीन ले लिया, और इसके ऊपर X प्लस का अटैक कराया, तो क्या हो जाएगा? यहां से H प्लस निकलेगा, X प्लस आएगा। पहले X प्लस जाकर अटैक करेगा। भाई अगर आप देखना चाहते हो तो पूरा देख सकते हो। सर ये देखो, यहां डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, ये जाके इस पे अटैक किया, तो यहां पर हैलोजन आ गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहां से क्या होगा? H प्लस का रिमूवल होगा, माइनस H प्लस। H प्लस निकलेगा तो यहां माइनस माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड क्या बन जाएगा? हैलोजन बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा। हेलो एरिन्स इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो एरिन्स। क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन है तो आयोडोबेंजीन। अब देखो, सबसे पहली बात कि X प्लस मिलेगा कैसे सर? तो फॉर्मेशन ऑफ X प्लस, X प्लस का फॉर्मेशन कैसे हो? तो X प्लस का फॉर्मेशन कराने के लिए जो हम लोग रिएजेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं? X2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3 और FeCl2, सब एनहाइड्रस होने चाहिए, और FeBr2 एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? लेविस एसिड है। X माइनस को निकाल देंगे, और X माइनस निकलेगा तो क्या बच जाएगा? X प्लस। जैसे Cl2 लिया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो AlCl4 माइनस बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा? Cl प्लस। अब वो Cl प्लस जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। वो Cl जाके क्या करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल देखना चाहें तो देख सकते हैं। मान लो कि यहां पर बेंजीन दे दिया गया और रिएक्शन कराया गया किस चीज से? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो AlCl3 यहां से Cl माइनस को निकाला, ये बन गया Cl प्लस। ये Cl प्लस पे ये जाके बेंजीन अटैक किया, क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। यहां रखो Cl, यहां रखो, कहीं रखो, बात बराबर है, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या बन गया यहां पर? क्लोरोबेंजीन बन गया। तो ये है हैलोजिनेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि X प्लस इसमें अटैकिंग स्पीसीज होता है, और वही एल्केन पे हैलोजिनेशन कराते हो तो X रेडिकल अटैकिंग स्पीसीज होता है। नोट करें बेटा इसे, हैलोजिनेशन को।
हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो है सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन रिंग। सल्फोनेशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें अटैकिंग स्पीसीज SO3 होता है या फिर SO3H प्लस। ये होता है। मैक्सिमम रिएक्शंस में SO3 ही एज अटैकिंग स्पीसीज आपको मिलेगा। चलो देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। जैसे मान लो यहां पर दोनों मैकेनिज्म देख सकते हो। फर्स्ट ये देखो कि अगर इस पे SO3 का आपने अटैक कराया, ये बॉन्ड इधर की तरफ पोलराइज हुआ प्लस माइनस, ये माइनस पोलर पाई बॉन्ड इधर अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। भाई जैसे ही ये बॉन्ड पोलर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये पोलर पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यहां माइनस, ये बॉन्ड टूटा, यहां माइनस, यहां प्लस, प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड क्या बना होगा? यहां पर प्लस चार्ज आया सर, यहां पर SO3 और O पे माइनस चार्ज, ये H होगा। यहां से H प्लस रिमूव होने से फायदा कि यहां पर माइनस चार्ज आएगा, माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बना देगा और ये H प्लस यहां पर आ जाएगा। अब क्या बन जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और दूसरा कि अगर SO3H प्लस से अटैक होगा बेंजीन का तो कैसे होगा मैकेनिज्म? सर तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक इलेक्ट्रोफाइल यहां प्लस चार्ज है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये इस पे जाकर अटैक किया, क्या बन जाएगा? प्लस चार्ज। यहां से अब H प्लस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या है ये? बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। अब बात आती है कि इसके लिए रिएजेंट क्या यूज करेंगे। ये तो अटैकिंग स्पीसीज हो गया, तो रिएजेंट यूज या तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करो या फिर ओलियम यूज करो, H2H2O7, H2H2O7। H2H2O7 क्या देगा तुम्हें? SO3 का सोर्स है। क्या है? SO3 का सोर्स है। और कंसंट्रेटेड H2SO4 SO3H प्लस देगा। कैसे SO3H प्लस देगा? फिर से वही कहानी, जैसे कंसंट्रेटेड HNO3 में एक HNO3 एसिड जैसा, दूसरा HNO3 बेस जैसा बिहेव करता था, इसी तरह से कंसंट्रेटेड H2SO4 में भी अगर बात किया जाए तो एक एसिड जैसा और दूसरा बेस जैसा बिहेव करेगा। यहां से H2O निकला। और अच्छी तरह से देखना चाहते हो, ये एसिड जैसा बिहेव किया, ये बेस जैसा, वो अपना लोन पेयर जाके इस पे अटैक किया, यहां H2O प्लस बन गया। और आप जानते हो H2O प्लस वीक एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो यहां से बाहर निकलेगा तो यहां प्लस चार्ज आएगा, तो क्या बन जाएगा? SO3H प्लस। इसे फ्यूमिंग H2SO4 भी बोलते हैं। ओलियम को क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग H2SO4।
फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या कराना है बेंजीन रिंग पे? सल्फोनेशन कराने के लिए आप तो कंसंट्रेटेड H2SO4 या फ्यूमिंग H2SO4 ले लो, तो यहां से रिएक्शन हो जाएगा। ये था सल्फोनेशन रिएक्शन, आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, अब हम लोग देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में टोल्यूइन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे? ESR ऑन टोल्यूइन, टोल्यूइन के ऊपर। तो देखो टोल्यूइन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3 है। बेंजीन के ऊपर क्या है? CH3। अब देखो यहां पर हम डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले लिया गया CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। कैसा है? एनहाइड्रस है। Cl माइनस गया, प्लस चार्ज आया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा? कौन सा पोजीशन पर? ऑर्थो, मेटा या पैरा? तो CH3 से पूछना पड़ेगा, भाई CH3 तू कौन सा ग्रुप है? तो बोलेगा कि एक्टिवेटिंग, मैं इलेक्ट्रॉन देने वाला हूं। तो पूछेंगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? तो बोलेगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो क्या बन जाएगा यहां पर प्रोडक्ट? ऑर्थो पे CH3 आएगा, प्लस पैरा पे CH3 आएगा, मेटा पे नहीं आएगा। आएगा बहुत नेग्लेजिबल बोल सकते हो, या नहीं आएगा। एक बेंजीन पे 2 CH3 है तो उसे जाइलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइलीन। ऑर्थो पे है तो क्या बोलेंगे? ऑर्थोजाइलीन। और इसे क्या बोलेंगे? पैराजाइलीन। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, इस पे नाइट्रेशन रिएक्शन करा दिया गया है ना, कंसंट्रेटेड HNO3। तो ये क्या देगा? NO2 प्लस देगा। तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की टोल्यूइन, नाइट्रोटोल्यूइन। तो या तो ऑर्थो पे NO2 आएगा। क्यों भाई? क्योंकि CH3 एक्टिवेटिंग ग्रुप है। या फिर क्या ले लो यहां पर नाइट्रेटिंग मिक्सचर, क्या था? H2SO4 प्लस HNO3, जिसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर हम लोगों ने बोला था। या कंसंट्रेटेड HNO3 ले लोगे। अगर मान लो कि एक्सेस में कंसंट्रेटेड HNO3 आपने ले लिया, तो NO2 प्लस बहुत ज्यादा मिलेगा कि बहुत कम मिलेगा? आप बोलोगे बहुत ज्यादा मिलेगा। तो जब ये बहुत ज्यादा मिलेगा, HNO3 है बेटा, 2 नहीं है। तो जब बहुत ज्यादा मिलेगा ये NO2 प्लस, तो हर जगह अटैक करेगा जहां पर ये अटैक करना चाहता होगा। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इस ऑर्थो पे, इस ऑर्थो पे और इस पैरा पे अटैक करेगा। तो यहां पर आ गया CH3, यहां भी NO2, यहां भी NO2 और यहां भी NO2। इसे हम लोग बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। ये क्या है? ऑर्थो नाइट्रोटोल्यूइन। ये क्या है? पैरा नाइट्रोटोल्यूइन। ये क्या है? ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। अगर मान लो कि यही बेंजीन के साथ एक्सेस में और कंसंट्रेटेड HNO3 लिया गया, तो क्या बन जाएगा? यहां पर एक NO2 आया तो नाइट्रोबेंजीन, चूंकि ये डीएक्टिवेटिंग नेचर का है तो ये मेटा डायरेक्टिंग का होगा। तो फिर से NO2 प्लस इस पे जाकर अटैक करेगा। कहां पर? मेटा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि NO2 जो होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो इलेक्ट्रोफाइल को कहां पहुंचाएगा? मेटा पे। फिर से एक NO2 आएगा,
इसका अभी मेटा बचा हुआ है, इस पे अटैक होगा तो क्या बन जाएगा? ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन बेंजीन। क्योंकि ये बेंजीन पे 3 NO2 आया तो ट्राई नाइट्रो बेंजीन बनेगा, टोल्यूइन पे 3 NO2 आया तो ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन बनेगा, और ये दोनों एक्सप्लोसिव होते हैं। तो ये है TNT, इसको बोलते हैं TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, और ये है ट्राई नाइट्रोबेंजीन। इसको TNB भी बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो आप इसे नोट करें, आगे और रिएक्शंस हम देखते हैं। नोट करिए बेटा। हाँ बच्चों, अब कुछ रिएक्शन और हम लोग देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के। अगर बेंजीन का रिएक्शन आप कराते हो 6Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 से, तो हेक्साक्लोरोबेंजीन मिलता है। क्या मिलेगा? हेक्साक्लोरोबेंजीन। और यही बेंजीन का रिएक्शन आप कराते हो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu अल्ट्रावायलेट रे, तो यहां से मिलता है आपको बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है। दिस इज हेक्साक्लोरोबेंजीन, and this is बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको BHC भी बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और इसका एक और नाम है गैमेक्जीन। क्या नाम है? गैमेक्जीन। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें तो बेंजीन को अगर H2Ni से रिएक्शन कराया जाए हीट करने के बाद, तो यहां से साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। आप जानते भी होंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। H2PD ले लो, बिना हीट किए रिएक्शन होगा, कम हीट पे रिएक्शन होगा, और H2Ni तो हीट हमें क्या करना होगा? ज्यादा करना होगा, तब जाके रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन और उसके बाद ये रिएक्शन, ये सिंपली क्या हो रहा है? एडिशन रिएक्शन। क्या हो रहा है? एडिशन रिएक्शन। यहां पर नेक्स्ट जो है, अगर आपने बेंजीन लिया और उसको V2O5 के साथ हीट कर दिया, अगर टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहा और टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहा, तो दोनों में प्रोडक्ट जो बनेगा वो अलग बनेगा। यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है मैलेइक एनहाइड्राइड, दिस इज मैलेइक एसिड, GI में भी पढ़ाया था। और चूंकि हाई टेम्परेचर है तो यहां से H2O निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? मैलेइक एनहाइड्राइड। और 300 डिग्री टेम्परेचर पे यहां क्या बनता है? फिनॉल बनता है। क्या बनेगा? फिनॉल। तो आप इसे नोट करें। ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसको आप हीट किया गया तो आपको याद ही रखना होगा। ये तो चलो समझ में आ गया कि एनहाइड्रस LCl3 है तो यहां पर ESR हो रहा है, यहां पर फ्री रेडिकल एडिशन हो रहा है, यहां पर सिंपल हाइड्रोजनेशन हो रहा है। ये दोनों टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है, तो आप इसे याद रखेंगे। 300, आपको किसी किसी बुक में 350 भी मिलेगा।
इस टेम्परेचर पे हीट करने पर यहां पर मैलेइक एनहाइड्राइड और यहां पर फिनॉल मिलेगा। नोट करें बेटा। बच्चों नेक्स्ट इज ओजोनोलाइसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो जैसे एल्कीन में ओजोनोलाइसिस होता था वैसे यहां भी होगा। दो तरह के ओजोनोलाइसिस, एक ऑक्सीडेटिव और एक रिडक्टिव। O3 लिया रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और O3H2O लिया तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ये बॉन्ड है कि गया गया टूट गया। ऑक्सीजन यहां भी क्या बनेगा, यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, तीनों प्रोडक्ट एक जैसा क्या बन जाएगा, कार्बन पे डबल बॉन्ड हो और उससे कार्बन पे डबल बॉन्ड हो। एक प्रोडक्ट बनेगा कि तीन? सर तीनों बनेंगे। अच्छा अगर हमने O3H2O लिया ऑक्सीडेटिव कराया तो सर ये ऑक्सीडाइजेबल है, ये ऑक्सीडाइजेबल है, किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। किस चीज में कन्वर्ट हो गया, OH में। इसी तरह से अगर आपने टोल्यूइन का कराया ओजोनोलाइसिस, O3Zn लिया एंड O3H2O लिया, दिस इज ऑक्सीडेटिव, दिस इज रिडक्टिव। पहले रिडक्टिव का प्रोडक्ट बना लेते हैं, टूटा बॉन्ड टूटा बॉन्ड टूटा। सर ये प्रोडक्ट दो कार्बन का C डबल बॉन्ड हो, ये प्रोडक्ट दो कार्बन का दोनों पे C डबल बॉन्ड हो, तो दो तो प्रोडक्ट यहां पर बन जाएंगे, दो कार्बन और दोनों पे C डबल बॉन्ड O। और एक प्रोडक्ट जो बनेगा, देखो यहां से जब निकलेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो तीन कार्बन जिसमें सेकंड और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, तीन कार्बन यहां पर CH3 था। अब यही अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो ये HOH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, टू मॉलिक्यूल ऑफ HO C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहां पर OH प्लस, ये भी ऑक्सीडाइजेबल H है, ये बन गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इस कंपाउंड का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराया गया, किसका, तो चलो भाई इस कंपाउंड का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराया गया, तो इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो चलो भाई O3Zn ले लेते हैं और उसके बाद हम H2O ले लेते हैं। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से ब्रेक हुआ, दो कार्बन का प्रोडक्ट, दो कार्बन का प्रोडक्ट, एक दो तीन चार कार्बन का प्रोडक्ट, तो दो जो प्रोडक्ट बनेंगे दो कार्बन के, चूंकि रिडक्टिव है तो ऑक्सीडाइजेबल इसको OH नहीं बनाना है। और एक प्रोडक्ट जो मिलेगा ये CH3 है बेटा, ये भी CH3 है, तो चार कार्बन का CH3 C C CH3 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। देखो ये यहां से कट के अलग निकलेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। पूछा गया क्या कोई और प्रोडक्ट भी यहां पर मिलेगा, तो नहीं सर यहां तो और कोई प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए। आपको पता होगा कि यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस होने के बाद एक ये भी स्ट्रक्चर तो यहां पर आएगा CH3 यहां पर डबल बॉन्ड, तो जब ये ब्रेक करोगे तो यहां पर क्या देख रहे हो, ये प्रोडक्ट तीन कार्बन का, ये प्रोडक्ट तीन कार्बन का, ये प्रोडक्ट दो कार्बन का। तो जब ओजोनोलाइसिस कराओगे तो ये इसका तो प्रोडक्ट मिलेगा, इस साथ साथ इसका भी प्रोडक्ट मिलेगा, तो एक तीन कार्बन वाला भी प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O
C डबल बॉन्ड O H। अब यहां पर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ये तीनों काइंड के प्रोडक्ट मिलेंगे, ये भी प्रोडक्ट मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जहां पर रेजोनेंस का यूज करके और तब ये क्वेश्चन में ओजोनलाइसिस कराया। तो ओजोनलाइसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज सेम एज द ओजोनलाइसिस ऑफ एल्कीन। आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं कि इसमें ये भी प्रोडक्ट मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसी का एक स्ट्रक्चर ये भी है। तो ये कंपाउंड लिखने का मतलब ये भी कंपाउंड नोट करें। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो है ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक K2Cr2O7 और KMnO4। तो सुनना एक मेरी बात कि अगर बेंजाइलिक पोजीशन पे ये कार्बन है ना, इस कार्बन को हम लोग बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, तो इस पर अगर H है और यहां पर और कुछ भी हो, जैसे मान लो कि ये H है, या फिर एक H होना का जरूरी है बेटा, CH2CH3, या फिर क्यूमीन का नाम सुने हो ना, CH3 एक H यहां पर है, या फिर बिना H वाला एक कंपाउंड है, एसाइलेटेड बेंजीन। इन सभी में से किसी भी कंपाउंड को आप K2Cr2O7 या KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस या OH माइनस के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या मिल जाएगा? बेंजोइक एसिड। क्या मिल जाएगा? बेंजोइक एसिड। कंडीशन क्या है कि बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एंड एसाइलेटेड बेंजीन जिसपे एसिटिलीन ग्रुप लगा हुआ। यहां हाइड्रोजन नहीं है लेकिन फिर भी ये देता है। तो ये एक रिएक्शन आपको याद रखना है कि ये सभी कंपाउंड जो है ये K2Cr2O7 एंड H प्लस के साथ क्या देते हैं? बेंजोइक एसिड। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कंपाउंड देगा क्या? टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन? नहीं सर, यहां पर हाइड्रोजन नहीं है। यहां पर हाइड्रोजन नहीं होने वाला कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ यही है जो कि क्या देता है? बेंजोइक एसिड। तो ये कंपाउंड नहीं देगा। और सबसे लास्ट रिएक्शन की अगर बात करें, कंबस्टन। कंबस्टन मतलब O2 के प्रेजेंस में जला दो, C6H6 बेंजीन है प्लस O2। भाई कार्बन हाइड्रोकार्बन है, जलाओगे तो क्या मिलेगा? H2O मिलेगा और CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा? H2O और CO2। कितने H2O मिलेंगे सर? 6 हाइड्रोजन है तो 3 H2O मिलेंगे, और 6 कार्बन है तो 6 CO2 मिलेंगे। कितना ऑक्सीजन टोटल कंज्यूम हुआ? 6 इंटू 2 12 एटम प्लस 3, 12 प्लस 3 कितना होता है भाई? 15 एटम। तो यहां पर 15 एटम करने के लिए 15/2 मॉलिक्यूल कर लो, 2 कट गया, 15 ऑक्सीजन आया। दिस इज कंबस्टन रिएक्शन। नोट करें, ये इतना में से कोई भी कंपाउंड है K2Cr2O7 H प्लस के साथ रिएक्शन कराने पर बेंजोइक एसिड मिलेगा। कोई भी इतना में से, आप इसे नोट करोगे। हाँ बच्चों, अगर एरोमेटिक कंपाउंड की बात किया जाए तो बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, पॉलीन्यूक्लियर मतलब जिसमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो, कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो। फ्यूज्ड होने का मतलब इस तरह से, एक ये बेंजीन रिंग हो गया तो इसी के साथ और एक आ जाए तो इसे बोलते हैं फ्यूज्ड। अगर इसी तरह से आ जाए तो इसे बोलते हैं फ्यूज्ड।
तो दो या दो से ज्यादा जो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो वो टॉक्सिक होते हैं और कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेनिक। क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेनिक। तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हो वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं। Such polynuclear hydrocarbons are formed on incomplete combustion of organic material like tobacco, coal and petroleum. इस तरह के जो ये फ्यूज्ड पॉलीन्यूक्लियर या पॉलीबेंजोनाइट रिंग है ये कैसे बनते हैं? तो ऑर्गेनिक मटेरियल के इनकम्प्लीट कंबस्टन से, लाइक टोबैको जिसे आप तंबाकू बोलते हो, कोल के इनकम्प्लीट कंबस्टन से ये सब बनते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपके ह्यूमन बॉडी में इंटर करते हैं और बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन करके आपके डीएनए को डैमेज करते हैं, डिग्रेड करते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड में ये कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी पाया जाता है, किसमें? पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग्स। अब आप एनसीईआरटी उठाएंगे, उसमें कुछ स्ट्रक्चर दिए होंगे, आप उसे एक बार देख लेंगे। एक और रिएक्शन बचा हुआ था कि बेंजीन को अगर रेड हॉट एफई ट्यूब से पास कराते हैं हाई टेम्परेचर पे, बेंजीन को अगर रेड हॉट एफई ट्यूब तो यहां पर पोली नहीं बाइफिनाइल बनता है, आइसोलेटेड बेंजीन रिंग। ये फ्यूज नहीं है, आइसोलेटेड है, दोनों अलग अलग रिंग हो गया ना, लेकिन ये फ्यूज्ड है। फ्यूज कहने का मतलब ये जो कार्बन है इस बेंजीन रिंग का भी है, इस बेंजीन रिंग का भी है। दिस इज कॉल्ड एज फ्यूज्ड और दिस इज आइसोलेटेड, दिस इज बाइफिनाइल। तो बेंजीन व्हेन हीटेड इन रेड हॉट एफई ट्यूब क्या बनता है? बाइफिनाइल। तो बच्चों ये था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या था? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर कंप्लीट अगर बात करें 11th की केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश होती है। इसके बाद 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्टार्ट होती है। तो आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को तैयार करें। थैंक यू।